आ जाते हैं आज के न्यूज़पेपर पे। तो न्यूज़पेपर देखो, कल का हम कल के हम लोगों ने क्लास की थी, कल कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज थी ही नहीं, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी डायरेक्शन दे दी है, तो डायरेक्शन जब देगा तब हम लोग उसको पढ़ लेंगे। एसओपी बनाने की बात है किस चीज की, मान लो रात को मुझे कोई पुलिस पकड़ दे या मुझे रिपोर्ट करा जाना हो या कोई ऐसा स्टेट का एक्शन हो, ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन हो जो बाद में रिवर्स किया ही ना जा सके। अगर मेरे को गलत अरेस्ट करके जेल में रख दिया तो उस चीज को रिवर्स तो किया ही नहीं जा सकता, है ना। मेरा अनलॉफुल डिटेंशन तो हो ही गया। तो इसके लिए एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली कि अगर ऐसा हो तो क्या। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि विद इन 1 आवर कोर्ट आपको रिस्पॉन्ड करे इस तरीके का सिस्टम डेवलप करने के लिए एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम निकालने की बात है। लेकिन अभी आया नहीं है, बात की है सिर्फ, ठीक है। तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने बोला कि एसओपी निकाल देते हैं इसके लिए। एसओपी भी बनेगा, जब बनेगा तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी और स्पीकिंग राइट और इन सब चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, आर्टिकल 21 से राइट टू लाइफ, राइट लाइफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है एकदम, स्टार्टिंग बता देता हूं, ठीक है। क्लियर है वॉइस? यस सर, क्लियर आ रही है, ठीक है, क्लियर है, बेटर, ठीक है। तो देखते हैं, देखो एक गवर्नमेंट की मीटिंग हुई तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने, कैबिनेट की मीटिंग थी तो कैबिनेट ने क्या किया है कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के अंदर कुछ पैसा डाला है। तो हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है सरकार की। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए हैं इस मीटिंग के अंदर। तो 1,27,500 करोड़ रुपए किसके लिए निकाला है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 कब चालू हुआ? बजट के अंदर इसका, बजट के अंदर 2.0 चालू हुआ, ठीक है। कब, कौन सा बजट? बजट 2025-26 का, जो अभी यूनियन बजट आया था उसमें, ठीक है। सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेमीकंडक्टर से क्या बनता है? सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर जैसे आप लोग देखते होंगे, दो तरह की चीजें होती हैं। एक होते हैं गुड कंडक्टर्स, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जो सेमी कंडक्ट करते हैं, पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली, है ना। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो वो सारी चीजें, जैसे आप लोग फोन के अंदर चिप्स देखते हो, मदरबोर्ड होता है फोन के अंदर, है ना। तो वो क्या है? वो सेमी कंडक्टर है। आपके फोन के अंदर जो सिम कार्ड डली हुई है वो क्या है? सेमी कंडक्टर है, ठीक है। उसके अंदर वो बीच में गोल्ड लगा होता है ना, गोल्डन गोल्डन लगा होता है, वो सोने का बना होता है, ठीक है। तो वो सोने की प्लेट होती है, जो गोल्ड भी क्या है? सेमी कंडक्टर है, ठीक है, प्रेशियस मेटल है, ठीक। तो इसलिए सेमी, ये वाला मिशन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर, डिफेंस के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, हमें मैन्युफैक्चरर बनना है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो अभी स्कीम है हमारी, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? देखो 6 पिलर बताए हैं इसके, ये 6 पिलर याद रखने हैं। क्या है? सबसे पहला पिलर डिजाइन। डिजाइन यानी कि अपनी खुद की डिजाइन चिप हमको बनानी है। डिजाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ऑटोमेटेड डिजाइन बनते ही नहीं है। ऑटोमेटेड जो डिजाइन बनते हैं वो छोटे मोटे बनते हैं, जैसे इस रिमोट के अंदर भी चिप लगी होगी, है ना। तो वो बहुत हाई एंड तो नहीं चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर क्या चाहिए कि हम जो बटन दबाएं उस बटन का फंक्शन वो काम करे, और वो यहाँ से रेज निकले और वो सामने से कैच कर ले, है ना, ठीक है। यानी कि हमको क्या चाहिए? कनेक्टिविटी चाहिए, और क्या चाहिए? सिर्फ छोटी छोटी चीजें चाहिए उसके अंदर। लेकिन जो चिप है ना, चिप का जो डिजाइन है, चिप का डिजाइन इंजीनियर्स खुद बनाते हैं, वो मशीन से नहीं बनती।
उसका डिजाइन खुद ही बनाना पड़ता है और हर एक चीज के लिए अलग अलग डिजाइन होते हैं, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग तरीके से उनको डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही अजीब चीज हुई कि जैसी चिप इंसान बना ही नहीं सकता वैसी चिप अभी एआई मॉडल्स ने बनानी डिजाइन करनी शुरू कर दी है। ठीक है। तो डिजाइन के अंदर भी क्या हो रहा है, अब डिजाइन के अंदर भी एआई ऑटोमेशन आने जा रहा है। और ये एआई ऑटोमेशन बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फिर हमारा सेमीकंडक्टर के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा। और कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। कंट्रोल फ्यूचर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, जरूरी होगा एआई के ऊपर। और एआई किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से डेवलप कर रहा है। ठीक है। उसके अंदर हम लोगों को, हमने कई बार बात की है कि उसके अंदर हम लोगों को एथिकल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, ह्यूमन एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, कि वो ह्यूमैनिटेरियन जो हमारी थॉट प्रोसेस, ह्यूमैनिटेरियन थॉट प्रोसेस है ना, उस थॉट प्रोसेस के बाहर जाके काम करना शुरू ना कर दे। ठीक है। इसके अलावा एक तो डिजाइन हो गया कि हम लोग अपना खुद का डिजाइन डेवलप करेंगे, है ना। उसके अलावा मैकेनिक्स, मशीन्स एंड मटेरियल्स, तो मशीन है जो, और मटेरियल्स हैं जैसे केमिकल हो गए, गैसेस चाहिए, और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स चाहिए डिजाइन बनाने के लिए, फैब्रिकेशन के लिए। तो वो सारी चीजों में हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू करेंगे। ठीक है। मोर फैब्रिकेशन यूनिट्स, फैब्रिकेशन उसी को बोलते हैं जब चिप, आपको एक वो मिल गया वेफर, उसको बोलते हैं वेफर, जो ग्रीन कलर का होता है ना, जो ग्रीन कलर का हमको दिखाई देता है। आप लोगों को जैसे फोन वो न, या फिर कुछ भी आप लोगों ने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खोल के देखा होगा, या कभी दुकान पे ठीक कराने गए होंगे, आपके फोन की डिस्प्ले टूट गई होगी, तो वो अंदर से निकालता है ना कैसे, ऐसे एक चिप होती है, इसको वेफर बोलते हैं। इस वेफर के ऊपर ऐसे बहुत सारे डिजाइन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे एक वो लगा है, कंडेंसर लगा है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा है, एक ऐसे पतली सी लाइन यहाँ से ऐसे गई है, एक ऐसे गई है, एक बहुत सारी ऐसे ऐसे गई है, फिर ऐसे 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 लाइन्स गई हैं। ये लाइंस क्या होती हैं, ये लाइंस रेयर अर्थ मिनरल्स से बनती हैं, और ये सेमीकंडक्टर होती हैं। यही है सेमीकंडक्टर। और जिसके ऊपर वो काम हो रहा है, जो वो ग्रीन कलर की चिप है, उसको बोलते हैं वेफर। ठीक है। वेफर। ठीक है। तो मोर फैब्रिकेशन यूनिट्स, हम लोगों को फैब्रिकेशन यूनिट्स और लगानी है। एटीएमपी OSAT, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये भी देखेंगे। ए क्या हो गया, मतलब कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है। अभी देखेंगे इसको इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, है ना, तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम नई चीजें बना सकते हैं, तभी हम इनोवेशन कर सकते हैं। और जब तक हम इनोवेशन नहीं करेंगे, जब तक इंडिया इनोवेशन नहीं करेगा, तब तक हम दुनिया को बेचेंगे क्या। हम लोग दुनिया की ही टेक्नोलॉजी दुनिया को बेच रहे हैं ना। हम लोग अगर मोबाइल बना रहे हैं, तो मोबाइल हमने इन्वेंट तो नहीं किया, हमने क्या किया, हमने दुनिया की ही टेक्नोलॉजी को अपने मैन्युफैक्चरिंग करके हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्या बन गए, मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए। लेकिन हमने उसको अपने यहाँ इन्वेंट नहीं किया। ठीक है। तो इन्वेंशन जब हम करेंगे ना, तब हम उसका रियल फायदा उठा पाएंगे, कॉमर्शियल फायदा जो होगा। ठीक है। टैलेंट डेवलपमेंट यानी कि ट्रेनिंग, चिप डिजाइनिंग में, क्लीन रूम में, फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब में ट्रेनिंग देना। एटीएमपी क्या होता है, असेंबली, जो बाहर से आया सामान उसको असेंबल कर दिया। टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही सोफेस्टिकेटेड है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग और पैकेजिंग कर रहे हैं। ठीक है। टेस्टिंग और मार्केटिंग इसके अंदर हम लोग शुरू करना चाहते हैं। और ओ सेट क्या होता है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। अब असेंबली और टेस्ट के लिए हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं, तो आउटसोर्स की भी सुविधा इस मिशन के अंदर दी गई है कि आप अगर अपनी कंपनी के लिए या अपने डेटा सेंटर के लिए क्या करना चाहते हैं, आउटसोर्स करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर की असेंबली या उसकी टेस्टिंग, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। ईडीए टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर, ईडीए टूल्स डिजाइनिंग के लिए काम में आते हैं, है ना। और इसके अलावा हम लोग आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएट करना चाहते हैं, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कब क्रिएट होगा, जब हम कुछ इनोवेशन करेंगे, है ना। जब तक इनोवेशन नहीं करेंगे, तब तक हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएट ही नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, पूछा क्यों नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन। आदित्य जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है।
तो मतलब व्हेन यू क्रिएट समथिंग तो उसका जो राइट रहता है वो आपके पास, उसको when कहते we हैं शायद। create, when we innovate something, when we create something new, तो उसके यस सर। ऊपर जो हमारा अधिकार होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना, कि हमने ये चीज इनोवेशन, हमने ये इनोवेशन कर लिया, तो आपको उसके ऊपर आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल जाएगा। इंटेलेक्चुअल मतलब जो भी आपने सोचा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपकी बुक्स, जो आप बुक लिख रहे हो वो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई एस्से लिख रहे हो, वो भी आपका, हाँ, कॉपीराइट है ना। कॉपीराइट थोड़ा सा अलग है, आईपीआर इज वाइडर, कॉपीराइट इज नैरोअर। कॉपीराइट में आप कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराते हो, और कॉपीराइट उसका आपका डिजाइन का अधिकार हो गया। इनोवेशन के लिए मतलब ये ब्रॉडर है, ये पूरा उसको भी, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को, सब चीजों को कवर कर लेता है अपने अंदर आईपीआर, ठीक है। टेक्नोलॉजी नोड measured in nanometers broadly indicates the generation and density of chip manufacturing technology। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना है, मेजर करना है कि कहां पर कितनी है, तो कैसे पता चलेगा? टेक्नोलॉजी नोड होता है उसके लिए, वो उससे पता चलता है कि कहां पर कितनी डेंसिटी है प्रोडक्शन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जैसे कि, ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है कि 1,27,500 करोड़ रुपए खर्च किए। फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन अंडर द प्रोग्राम एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय 2028। 2028 में हम पहली फैब्रिकेशन यूनिट अपनी शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेजेंट है 28 नैनोमीटर और 110 नैनोमीटर पे हम लोग क्या करते हैं, फॉलोड बाय मोर एडवांस नोड्स, इस पे हम लोग काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडिंग चिप डिजाइन ट्रेनिंग, 315 68,000 लोगों को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन के लिए, ईडीए के लिए हम लोग 105 एमएसएमई स्टार्टअप्स को हम लोग क्या कर चुके हैं, कि आप लोग हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं सरकारी। ठीक है, सेमीकंडक्टर 1.4 2021 में शुरू हुआ था दिसंबर में, याद रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। और 2025 में, 2026 में कौन सा शुरू हुआ? 2026 में शुरू हुआ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ठीक है, इसके अलावा इसी मीटिंग के अंदर एक ये बोला है कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेके आए हैं सरकार। ठीक है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम लोग अपने यहाँ मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने पैसा निकाला है। मेटेई के द्वारा ये इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और 2031 30-31 तक चलेगा, 26-27 से 30-31 तक, 5 साल के लिए योजना है सिर्फ। ठीक है, बेस इंसेंटिव ऑन एलिजिबल स्केल 2.5। अब ये सिर्फ देखो कितना फायदा दे रही है सरकार, कि 2.5 से 5%, 2.25 से 5% बेस इंसेंटिव ऑन एलिजिबल सेल। अगर सेल हम लोग कर रहे हैं, अगर इंडियन कंपनी का बना हुआ फोन कोई सेल कर रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं उसको, तो उसके ऊपर 2.25 से 5% तक का उसको इंसेंटिव मिलेगा, बेचने वाले को, ठीक है, सेल वाले को। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स 1.5% ओनली। अगर हम देसी कंपोनेंट उसके अंदर लगा रहे हैं, इंडियन कंपोनेंट लगा रहे हैं, इंडियन कंपनी के बने हुए कंपोनेंट को फोन के अंदर लगा रहे हैं, तो 1.5%। और देखो, R&D कर रहे हैं तो 3%। इंडियन ब्रांड डिजाइन एंड R&D, R&D करने पे मात्र 3%। अपने यहां से सोर्स करने में मात्र 1.5%। 2.25 से 5% अगर बेचा तो, अब इससे ज्यादा तो मार्जिन चाइना हमको वैसे ही दे देता है। आप यहां पर बनाओगे कैमरा, वो कैमरा बनेगा ही 500 रुपए का। चाइना देता है 100-100 रुपए के कैमरे, वो जो फोन के अंदर लगते हैं छोटे छोटे, है ना, जो हम 500 में बनाते हैं वो 100 रुपए में दे देता है, यहाँ तक सप्लाई भी कर देता है। तो वहां से compete करने के लिए ये परसेंटेज इंसेंटिव बहुत ज्यादा कम है। ये सिर्फ इंसेंटिव से नहीं होगा, इसके लिए सरकार को और आगे बढ़ के, जैसे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि कभी फोन बनते ही नहीं थे। लावा था, अभी भी आता है लावा का फोन, माइक्रोमैक्स था, जियो ने फोन बनाने शुरू किए थे, इंटेक्स के फोन आते थे, टाटा के फोन आते थे। मैंने माइक्रोमैक्स का फोन अपने पूरे कॉलेज में यूज किया है 3 साल। उससे बढ़िया कोई फोन नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, समझो, समझो, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई, ये फोन्स पीछे रह गए, यही है ना एक कारण। और अगर इन फोन्स ने थोड़ा सा लावा ने फाइट करने की कोशिश की,
स्मार्टफोन्स के मार्केट में। जब स्मार्टफोन्स आए तो मार्केट डिसरप्ट हुई और चाइना ने डंपिंग शुरू कर दी इंडिया के अंदर, स्मार्टफोन्स डंप करने शुरू कर दिए। हजार हजार 1500 रुपए में स्मार्टफोन मिल जाते थे, 6 6 स्पीकर लगे हुए, 10 10 कैमरे लगे हुए। मतलब 10 कैमरे तो मैंने अतिशयोक्ति कर दी, लेकिन 4 5 कैमरे पीछे लगे हुए, जो आज एप्पल दे रहा है ना, 4 5 कैमरे लगे हुए और 10 10 स्पीकर उसके अंदर लगे हुए। यहाँ पे बजाओ तो बाहर सड़क को सुनाई दे आवाज, इतनी तेज स्पीकर होते थे उसके। हालांकि क्वालिटी बहुत घटिया होती थी, लेकिन 1500 रुपए में वो दे रहा था स्मार्टफोन, टच स्क्रीन। और इंडिया में उस समय पे हम लोग जो माइक्रोमैक्स था, वो बटन वाले फोन आते थे, माइक्रोमैक्स, लावा। उसके बाद लावा ने स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, माइक्रोमैक्स ने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी चाइना 20,000 रुपए में दे दे रहा है, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 256 GB स्पेस, 12 GB की रैम, और एंड्रॉइड लेटेस्ट वाला जो भी चल रहा हो, है ना, 20,000 में ये सारी चीजें रीजनेबली मिल जाती हैं। बल्कि मैं कम ही बता रहा हूँ, 100 मेगापिक्सल कैमरा में मेरा फोन है, 100 मेगापिक्सल कैमरा है, 20,000 रुपए से कम का फोन है मेरा। 512 GB रैम है इसमें, खत्म ही नहीं होती है। लोग स्पेस, एप्पल वाले स्पेस के लिए तरसते रहते हैं, मेरी स्पेस ही नहीं भर रही। 512 GB स्पेस है और आज तक 20% भर पाया हूँ मैं इसमें स्पेस, बस खाली पड़ी है? ये कंपनी चाइनीज कंपनी है, रियलमी रियलमी होगा, कोई सा आइडिया नहीं मुझे। मुझे नहीं पता कौन सा है, रियलमी या शाओमी, इनमें से कोई होगा। सस्ते मिलते हैं तो वही लेते हैं अपन, है ना। इंडिया इंडिया का बंदा क्या लेगा, जो सस्ता मिलेगा। लावा क्यों बंद हो गई, लावा क्यों नहीं बिक रही, माइक्रोमैक्स क्यों बंद हो गई? भाई वो फोन, उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही उससे ज्यादा पड़ रही है। चाइना जो दे रहा है यहाँ पे 20,000 रुपए में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही उससे ज्यादा है। तो भाई इंडिया में, अच्छा अब इंडिया सेकंड नंबर मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन इंडियन फोन नहीं बनाते हम क्या करते हैं, कम, मेक इन इंडिया। दूसरी कंपनियों को बुलाते हैं, बोलते हैं आओ हमारे यहाँ बनाओ। तो हमारे यहाँ बनाने से उनको फायदा ये होता है कि एक्सपोर्ट के अंदर उनको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। जब हम यूएस को एक्सपोर्ट करते थे अभी तक तो फायदा मिल रहा था। अब देखते हैं क्या होता है, टैरिफ के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन के लिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्योंकि चाइना के ऊपर वो शुरू से सैंक्शंस हल्के फुल्के लगा के रखता ही है, तो चाइना से ट्रेड करना मुश्किल होता है, इंडिया से ट्रेड करना आसान है यूएस के साथ। तो इसीलिए इंडिया में बनते हैं, ठीक है, ये कारण है। तो 62,500 करोड़ रुपए निकाले इसके लिए, मात्र, नथिंग, है ना। क्यूमुलेटिव मोबाइल फोन प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 39 लाख करोड़, इससे 39 लाख करोड़ के फोन बनाए जाएंगे, ठीक है। 60,000 जॉब भी क्रिएट होंगी, ग्रेटर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड ये सारी चीजें होंगी, स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन रेजिलियंस है, ये सारी चीजें बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हल्का सा याद रखो बस, उससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। पीएलआई स्कीम चलाई थी जो 31 मार्च 2026 को खत्म हो गई, पीएलआई स्कीम, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पीएलआई स्कीम अभी तक सरकार की सबसे सफल स्कीम रही है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ये, कि प्रोडक्शन आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको सरकार क्या देगी, इंसेंटिव देगी, ठीक है। तो ये कैसी स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड है, ठीक, जो कि कब खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 31 मार्च 2026 को खत्म हो गई है। अब पीएलआई दूसरी स्कीम निकालेगी सरकार, तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि निकालनी चाहिए, क्योंकि इससे, इसी से हमारा जो अभी हमने देखा था ना लास्ट लास्ट टू लास्ट मंथ, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया थोड़ा सा, हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा ही पीएलआई स्कीम की वजह से है। अराउंड 99.2% ऑफ जो हम लोग इंडिया के अंदर मोबाइल यूज करते हैं, उसका 99.2% हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, और हम ही लोग उसको फिर यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है वॉल्यूम वाइज के लिए, ठीक है। एक नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, यूरिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीकल्चर के अंदर, और हमें यूरिया क्या इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से खरीदना पड़ता है। तो इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन हो, उसके लिए क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी निकाली है यूरिया 2026, ठीक है, ठीक है। और इसके लिए देखो, गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए गैस बेस्ड होना चाहिए, तब आपको क्या मिलेगा, सरकारी योजना का फायदा मिलेगा। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, और इक्विटी रिटर्न 12 से 16% इक्विटी रिटर्न बैंड,
ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस इतना सा याद रखो। एक ये स्कीम निकाली है किस चीज के लिए, नीपू है, नीपू 2026, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2026, लिखा ना, NIPU, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026। तो यूरिया का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक ये इतनी खतरनाक न्यूज है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि इतनी खतरनाक है कि इंडिया के ऊपर कितना बड़ा खतरा है इस न्यूज से। अभी हम लोगों ने देखा कि OSM मार्किंग वाला जो ऑनलाइन पोर्टल था वो हैक हो गया। उसके बाद अभी उमंग का पोर्टल हैक हो गया, परसों देखा था ना न्यूज में, परसों उमंग पोर्टल हैक हो गया। वहां पर हमारा डेटा लीक हो रहा था, और यहाँ पर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ही हैक हो गया। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का ही डेटा हैक कर लिया, लीक हो गया डेटा। यानी कि उसका डिजाइन, उसका कूलिंग कैसे हो रहा है, उसमें कौन वेंडर है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, कहाँ मैनेज हो रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, कब चल रहा है, कब बंद हो रहा है। अगर ये इंफॉर्मेशन दुश्मन कंट्री के पास हो तो, उसके पास कंट्रोल हो तो ये कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है इंडिया के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। और यही हुआ, देखो। अच्छा, इस ऐसा नहीं है कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पहली बार हैक हुआ, 2019 में हैक हुआ था, मुझे याद है 2019 में हैक हुआ था ये, यही कुडनकुलम ही, अब फिर हैक हो गया। इससे एक बहुत बड़ा कंसर्न ये दिख रहा होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि जब अगर कोई देश हमारे देश के ऊपर साइबर अटैक कर दे, तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के क्या, एक तो देखो हम लोग सेना से, हमारी सेना के ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है कि सेना बहुत ही बेहतरीन काम करती है ना। और सेना हमेशा बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा करने में सक्षम है, हर तरफ से, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे कोई कंट्री हो, हमारी सेना सक्षम है। अगर हम वर्ल्ड सुपर पावर नहीं भी हैं तो रीजनल सुपर पावर तो है ही। और इंडियन ओशन रीजन के अंदर सबसे बड़ी पावर है इंडियन ओशन रीजन में। चाइना इंडियन ओशन रीजन में नहीं आता ना, वो इंडियन ओशन रीजन में एंट्री करना चाहता है, हर बार कोशिश करता रहता है, ठीक है। उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। उसको काउंटर करने का काम कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो इंडिया वैसे तो सिक्योरिटी वाइज तो बहुत बढ़िया है, ऐसे कोई अटैक नहीं कर सकता, इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी कि कोई भी आए और हमला कर दे हमारे ऊपर, नहीं कर सकता, है ना, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई साइबर अटैक कर दे तो क्या इंडिया उसके लिए तैयार है, इंडिया उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इतना वल्नरेबल है कि कोई छोटी सी टेक टीम होगी ना उसकी, हैकर्स की, वो ही हमारा सिस्टम हैक कर लेगी। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट काम करने की कोशिश तो करती है, ऐसा नहीं है, साइबर सिक्योरिटी सेल है हमारे यहाँ, लेकिन वो ये कि इतने अपग्रेडेड नहीं है, मॉडर्नाइज्ड नहीं है। और इंडिया के साइज, बहुत बड़ा देश है, और पैसे की दिक्कत तो है ना, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की। अब क्यों नहीं कर रही है सरकार, वो तो मुझे भी नहीं पता, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं कर रहा है रिजाइन, वो मुझे भी नहीं पता। उसको कर देना चाहिए रिजाइन। कल न्यूज़पेपर में, वो कल वो न्यूज़पेपर कह रहा हूँ, कल न्यूज में वो एक पत्रकार है सुधीर चौधरी, कह रहा कि सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ाने की जिम्मेदारी अभिजीत दीपके पे है। अभिजीत दीपके वहां जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अपना अनशन तोड़ दें। अरे धर्मेंद्र प्रधान पे नहीं है, सरकार पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी प्रोटेस्टर पे है। प्रोटेस्टर ही सब कुछ कर लेगा, उसी को देश लाने को दे दो, बना दो उसको, सोनम वांगचुक को फिर एजुकेशन मिनिस्टर, है ना। तो देखो, एक ऐसा है कि सोनम वांगचुक के पिताजी ने भी एक बार प्रोटेस्ट किया था, आमरण अनशन पे बैठे थे। तो फिर सरकार ने उस समय पर किया ना उनका काम, जाके वहां पे लद्दाख में मिली ना सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी अन्ना हजारे से जाकर मिले थे ना, हुआ था ना काम। ऐसा तो नहीं किया था कि नहीं जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं, एरोगेंस है जी, हम तो देंगे ही नहीं इस्तीफा। ऐसी एरोगेंट सरकार तो कभी नहीं गई। खैर, मुझे बस, ठीक है।
अब आ जाते हैं इस पे। approximately 19,000 files totaling 14.3 GB were allegedly published on dark web। कुडन कुलम की 19,000 फाइल डार्क वेब पे पब्लिश कर दी। डार्क वेब पता है क्या होता है? डार्क वेब बता सकता है कोई क्या होता है डार्क वेब? एनीवन? कोई बता दो। सर ज़्यादा तो नहीं पता, बट जितनी भी लीगल एक्टिविटीज होती हैं वो सब डार्क वेब के थ्रू ही की जाती हैं। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं डार्क इलीगल वेब के थ्रू की जाती एक्टिविटीज। है, ऐसे आप कह सकते हैं। और कोई कुछ बताना चाहे डार्क वेब के बारे में? नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। क्लास के बाद सर्च मत करना कुछ भी डार्क वेब के बारे में, पहले वार्निंग दे दे रहा हूँ, लग जाएंगे बहुत बुरे। ठीक है? हाँ, अरे उससे दिक्कत नहीं है, उसको सर्च करोगे, उसमें चीजें सर्च करोगे तो वो क्या है कि आपका फोन हैक कर लेंगे, है ना? फोन हैक कर लेंगे, आपका डेटा चला जाएगा, सारा डेटा उनके हाथ में होगा, फिर वो आपकी वल्नरेबिलिटी ढूंढ के आपके ऊपर साइबर अटैक कर सकते हैं। वो उस तरीके से कह रहा हूँ कि इसलिए डार्क वेब को बिल्कुल भी एक्सेस मत करना भूल के भी। ठीक है? वो केवल साइबर एक्सपर्ट्स और जो हैकर्स होते हैं वो ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक? डार्क वेब क्या होता है? हम लोग जिस वेब को यूज करते हैं, जिस इंटरनेट को यूज करते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, और ये हमने अखबार भी इंटरनेट से पढ़ लिया, और उसके अलावा हमने चैट जीपीटी, क्लॉड और ये सारे एआई टूल्स भी यूज कर लिए। जितना भी इंटरनेट आपको दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं सरफेस वेब। वो सरफेस पे है, वो आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और तमाम जितने भी वो सर्च इंजन हैं उससे आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है? लेकिन डार्क वेब को आप एक्सेस नहीं कर सकते। शुरुआत में डार्क वेब बनाया किस लिए गया था? आर्मी के लिए। आर्मी को अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करनी है, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए इसलिए वो सरफेस वेब पे नहीं डालते थे, वो डार्क वेब के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे 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 डिजिटलाइजेशन हुआ, आपने अपना फेसबुक पे वो बनाया, अकाउंट बनाया, और कुछ चला करता था एक जमाने में, उसके अकाउंट बने, और तमाम आप लोगों ने इतने सारे इंटरनेट के ऊपर चीजें डाली। आपके जितने भी पासवर्ड हैं वो सब डार्क वेब में सेव रहते हैं, वो कोई भी ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकता है वगैरह, है ना, ताकि कोई भी आपका पासवर्ड चुरा ना सके, इसलिए उसको डार्क वेब में रखा जाता है। ठीक है? इसके अलावा फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर क्रिमिनल्स की एंट्री हुई, और क्रिमिनल्स ने इस डार्क वेब को क्रिमिनलाइज किया। हथियारों की ट्रेडिंग, ड्रग्स की ट्रेडिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और पता नहीं ना जाने क्या क्या इसके अंदर तमाम चीजें मिलती हैं। अभी भी हथियार वगैरह आपको मंगाने हो तो मत मंगाना, लाइसेंस लेना जाके डीएम से, फिर दुकान से हथियार खरीदना। ठीक है? तो डार्क वेब क्या समझ गए ना, कि जो सरफेस वेब है जो हम ऐसे गूगल क्रोम से यूज करते हैं वो नहीं, एक ऑनियन नाम का वो है, क्या बोलते हैं उसको, ऐप है ऑनियन। गूगल क्रोम क्या है? वो सर्च इंजन। इसी तरीके से ऑनियन भी एक सर्च इंजन है। तो ऑनियन क्या, ऑनियन की बहुत सारी परतें होती है ना, इसीलिए उसको ऑनियन नाम दिया गया, क्योंकि डार्क वेब की बहुत सारी परतें होती हैं। डार्क वेब, डीप डार्क वेब, तो वहां पे डीप डार्क वेब के अंदर वो सारी इलीगल एक्टिविटीज चलते हैं जिसके बारे में मार्गदर्शी अभी बता रही थी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेड रूम्स और क्राइम्स, और वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। आईएसआईएस की वीडियोस भी लीक हुई थी, लोगों की गर्दन काटते वो वीडियो डालते थे आईएसआईएस वाले, जब आप तो छोटे थे होंगे, है ना? तो ठीक है, तो इस तरीके की चीजें वहां पर आती हैं। ठीक? तो वहां पर हमारी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंफॉर्मेशन 14 GB की डली हुई है, डाल दी किसी ने, अपलोड कर दी डार्क वेब पे। तो डॉक्यूमेंट्स वर डेटेड बिटवीन 2016 मिड 2025, 2016 से लेके 2025 तक का डेटा सारा डाल दिया उस पर। द फाइल्स रिपोर्टेडली इंक्लूडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, पावर प्लांट के डिजाइन जो होते हैं, इन एक एक पॉइंट इंच तक का जो प्रिसीजन होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर रखा जाता है।
वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम लेआउट्स कोई बंद कर दे तो हैक करके, तो क्या होगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा। मेल्ट डाउन होगा तो न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होगा, जिससे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। वेंडर एंड सप्लायर इंफॉर्मेशन, कौन वेंडर है कौन सप्लायर है। इंस्पेक्शन एंड मीटिंग रिकॉर्ड्स, किस किस की मीटिंग हुई, किसने इंस्पेक्शन किया, कब इंस्पेक्शन हो रहा है, सारे रिकॉर्ड्स। इक्विपमेंट रिव्यूज, जो इक्विपमेंट्स हैं माल फंक्शन तो नहीं कर रहे, उसका रिव्यू। उस रिव्यू के अंदर ही कोई छेड़छाड़ कर दे, कोई माल फंक्शन कर रहा हो उसमें कर दे, नहीं ठीक है सर। 1982 में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से रशिया के अंदर, आप लोग सर्च करना, रशिया के अंदर गैस पाइपलाइन में बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था यूएसए ने, सिर्फ इंफॉर्मेशन से। तो इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा हथियार होता है, समझो उस चीज को, ठीक है। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, ये तो बिल्कुल जो पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे कि डीपीडीपी एक्ट और हमारा पर्सनल डेटा लीक हो रहा है उमंग के अंदर, और हमारे अकाउंट हैक हो सकते हैं बड़े स्केल पे, अगर कोई साइबर अटैक कर दे तो हम इकोनॉमिक क्रंच आ सकता है। यहाँ तो इकोनॉमिक क्रंच क्या, सीधे सीधे लाखों लोगों की जान जा सकती है, ठीक है। अगर ये मेल्ट डाउन हो जाए लाखों लोगों की जान चली जाएगी। हालांकि एनपीसीआईएल क्या कह रहा है, एनपीसीआईएल subsequently clarified that drawings referred to in media reports concern to common service balance of plant package for unit 3 and unit 4. According to NPCIL, these are conventional facilities similar to those found in thermal power plant and other industrial projects. They are not connected with nuclear safety or nuclear security system. ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे सरकार की, वो वल्नरेबिलिटी होते हुए उसको देख ही नहीं रही है, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है कि वल्नरेबल है। वो अपना क्लैरिफिकेशन देने में लगे हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करके उसको इरेडिकेट करने में नहीं है उनका ध्यान, डिफेंस करने में अपना कि हम ठीक हैं, हमने कोई गलती नहीं करी। The EPC contract for these facilities was awarded to Reliance Infrastructure in 2018। 2018 में रिलायंस के पास है ये सारी की सारी चीजें, रिलायंस के अंडर में आती हैं और वहां से ये सारी चीजें लीक हुई हैं। नो रिएक्टर कोर न्यूक्लियर कंट्रोल और न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इज स्टेटेड टू हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, ये एनपीसीआईएल कह रहा है, ठीक है। तो बस इतना सा ही है इसके अंदर जानने के लिए, बाकी तो सारी चीजें इंफॉर्मेटिव हैं। जैसे वीवीईआर आप लोगों को पता ही है कि इसको क्या बोलते हैं, वाटर कूल्ड वाटर मॉडरेटेड एनर्जी रिएक्टर। ये जो हम एफबीआर और वो सारे रिएक्टर्स पढ़ते हैं ना, उससे अलग है, ये रशियन डिजाइन है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया के साथ कोलैब करके हम लोग चला रहे हैं, हम कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो उस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा फिर से दोबारा। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, लाइट वाटर यूज करता है, हैवी वाटर यूज नहीं करता है, ठीक है। ये सब क्लैरिफिकेशन देने की, वो आईटी का था और वो ओटी वाला, ये वो रिकॉर्ड नहीं लीक हुआ, तो क्लैरिफिकेशन में हमको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बस एक केस देख लेते हैं, जी सुंदर राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द कुडनकुलम प्रोजेक्ट टू प्रोसीड आफ्टर कंसिडरिंग सेफ्टी, एनवायरमेंटल एंड पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्जेक्शंस। इट एम्फसाइज्ड दैट nuclear energy served the large public interest. Statutory authorities must maintain continuous safety oversight. तो यहाँ पर ये लाइन बोले ना, स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज मस्ट मेंटेन कंटिन्यूअस सेफ्टी ओवरसाइट, यहाँ पर इसी का ब्रीच हुआ है। और सीधे सीधे मैं आप लोगों को बताऊं, ये बड़ा कंसर्न इसलिए भी है हमारे लिए, हमने शांति एक्ट पास किया है, हम इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं, पीपीपी मॉडल के ऊपर काम करेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने यूरेनियम सप्लाई, लॉन्ग टर्म के लिए यूरेनियम सप्लाई की डील फाइनलाइज करी है ना। तो उसके ऊपर कैसे कैसे काम होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वेंडर को, ये सारी चीजें उसके अंदर फाइनलाइज हुई है अभी। अब जब हमारा डेटा ही लीक हो रहा है, तो कोई भी कंट्री हमको न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करने से पहले 10 बार सोचेगा जरूर, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी कहाँ है, सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, और सिक्योरिटी सेंस से आती है। ईरान थ्रेटन्स टू हॉल्ट ऑल रीजनल ऑयल एक्सपोर्ट्स। ईरान क्या कह रहा है, या तो सब तेल लेके जाएंगे या कोई तेल लेके नहीं जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद।
ठीक है, खुला था बीच में 2-4 दिन के लिए, है ना। तो फिर से ईरान और यूएस के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, दोनों एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला कर रहे हैं। यूएस ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, ईरान ने बहरीन, कुवैत, ओमान, यमन और वो क्या नाम है, जॉर्डन, इन सब देशों में, सऊदी अरेबिया, इन सब देशों में क्या किया, इन सब देशों में रिटेलिएटरी हमला किया और यूएस के जो आर्मी बेसिस हैं उनको टारगेट किया इन सब जगहों पर, जैसे नेवकॉम है बहरीन के अंदर, है ना। तो वो जो हमने पहले एक चार्ट देखा था ना, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें, तो उसको हल्का सा एक बार रिवाइज कर लेना। इसके अलावा देखो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, टाइमलाइन तो देख ही लेते हैं कि फरवरी 28 2026 को लड़ाई शुरू हुई इनकी। उसके बाद 11 मार्च 2026 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन 2817 पास किया, जिसके अंदर ईरान को कंडेम किया कि तुम क्यों बहरीन, कुवैत और ओमान, यमन के ऊपर हमला कर रहे हो, किस किस के ऊपर, अपने रीजनल स्टेट्स के ऊपर क्यों हमला कर रहे हो। यूएन उसको कह रहा है, ईरान को, और जबकि हमला शुरू किसने किया, यूएसए ने शुरू किया, दुनिया जानती है ना, इसके अंदर तो कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। नहीं तो 6000 किलोमीटर दूर आके लड़ने का क्या मतलब है। तो यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर है यूएसए, और रिपोर्टेडली इतनी लंबी मार करने वाली तो मिसाइल किसी के पास भी नहीं है अभी तक। तो उसको कैसे खतरा हो गया, कैसे वो सेल्फ डिफेंस आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के अंदर अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेगा यूएसए, नहीं कर सकता, है ना। 6000 किलोमीटर दूर बैठा है वो। उसके बाद मई मार्च में लड़ाई चलती रही, ऑयल प्रोडक्शन ठप हो गया, जिससे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए, 112, 114, 120 के पार चले गए। फिर जून 17 के बाद मेमोरेंडम इनका साइन हुआ, ईरान यूएस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, सीज फायर हो गया 60 दिन के लिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ गए 74, 75, 73, है ना, 70 to 75 के बीच में आ गए। ठीक है, फिर अर्ली मिड जुलाई के बीच में क्या हुआ, फिर से अटैक शुरू हो गए एक दूसरे के ऊपर। ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 पर डॉलर आज पहुंच गया। परसों हमने देखा था 74 था, $10 का रेट बढ़ गया। देखो, पैसे लगा दो तो अमीर हो जाते हैं, अभी हम लगाने के लिए होने भी चाहिए ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ज्योग्राफी तो आप लोग जानते ही हैं, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। इसके अलावा ईरान नॉर्थ में है, साउथ में इसके ओमान है, ओमान का मोसांदम पेनिनसुला पड़ता है, वो मोसांदम पेनिनसुला। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा, मोसांदम पेनिनसुला। ठीक है, ट्रेड होता है बहुत ज्यादा, ऑयल का ट्रेड सबसे ज्यादा होता है, ऑयल का और नेचुरल गैस का। ऑयल में भी सबसे ज्यादा जो ऑयल यहाँ से लेते हैं वो हम ही लोग लेते हैं, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। तो जो एशियन कंट्रीज हैं यहाँ से सबसे ज्यादा ऑयल उन्हीं को मिल रहा था। और अब अच्छा, क्या एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया कि क्या ईरान जो है वो पूरी तरीके से बंद कर भी सकता है। तो पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकता। जैसे यूएई के पास वहां पे फुजायरा पाइपलाइन है, फुजायरा पाइपलाइन से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास कर सकता है। जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यहाँ पर ओमान है, ये जो कंट्री है ना यहाँ पर, ये ओमान है, ओमान, और फिर यहां से भी ओमान है ये। तो ओमान और ईरान, ओमान का पेनिनसुला और ईरान, इन दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। अब यूएई को नॉर्मली यहां से जाना पड़ता है, यहां से जाना बंद कर दिया। तो इसके पास एक पाइपलाइन भी है जिसको बोलते हैं हबशान फुजाइरा पाइपलाइन। हबशान फुजाइरा पाइपलाइन कहा जाता है, ये फुजाइरा पोर्ट है। तो फुजाइरा पोर्ट से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ये ट्रेड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी ओमान के अंदर भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, उसको हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के पास भी एक पाइपलाइन है जो यहाँ से निकलती है और यहाँ पे जाती है रेड सी में। रेड सी में यानूब, साउथ यानूब नॉर्थ करके वहां पे पोर्ट है, वहां पे जाके ये पोर्ट में अपना, इसको क्या बोलते हैं, एक तो ये यहाँ पर ऑयल फील्ड है ना, खुराइस ऑयल फील्ड, है ना, और गवार ऑयल फील्ड, गवार, है ना। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बोलते हैं इसको, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, ईस्ट से वेस्ट आने वाली पाइपलाइन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारा ट्रेड रोक सकता है। हालांकि मैं आप लोगों को थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अभी आप लोगों को ये तो पता हो गई
अच्छा, जो नए बच्चे हैं वो बताएंगे। चलो, नए वाले कौन कौन से हैं? कौन कौन अपने आप को नया मानता है अभी तक, पहले ये बताओ। जी ईशानी जी, सब चुप है, कोई नहीं बोल रहा कुछ। हाँ जी ईशानी जी, आवाज आ रही है आपको? माइक खोल सकते हैं? मार्गदर्शी। यस सर। अब आप मुझे ये बताओ कि ईरान जो है, ईरान के कौन कौन से प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो उसको लड़ने में मदद करते हैं? प्रॉक्सी ग्रुप्स का मतलब समझते हो ना? प्रॉक्सी ग्रुप लाइक हु हेल्प हिम, जो ईरान। स्टेट नहीं है लेकिन वो मिलिट्रीली उनकी हेल्प कर रहे हैं, कह सकते हो इन शॉर्ट आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ग्रुप्स। कौन कौन से सर ऐसे डोंट। टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो ईरान को हेल्प करते हैं? पाकिस्तान वाले नहीं करते। नहीं यार, आपको तो कितनी बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आप तो पूछने में मजबूर कर रहे हो। हम्म बता सकते हो किसी का नाम? ईशानी, मार्गदर्शी। नहीं, आवाज ही नहीं आ रही मुझे आप लोगों की। सर डोंट सर नो। आप बता दीजिए। चलो ठीक है, अनुष्का अग्रवाल, आप बताओ। सर लेबनान में लेबनान में कौन सा ग्रुप है? सर हेजबोला हिजबुल्लाह, करके वेरी गुड। एक वो है। और कोई सा? यस सर। हमास और? सर और नहीं पता, एक ही पता है अभी। चलो यशजीत ने एक हमास बताया, और कोई बताएगा? अनुष्का तोमर, सर आदित्य? हूथी रेबल्स। हूथी रिबेल्स। हूथी रिबेल्स, देखो, एक ईरान ने पूरे वेस्ट एशिया के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है प्रॉक्सीज का, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले सबसे खतरनाक जो है वो है हूथी रिबेल्स। साउथ यमन के ऊपर पूरा कब्जा है इनका, हाउथी रिबेल्स। ये पहले भी, ये जो एक तो स्ट्रेट आप ये वाला देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना? ये तो रोज न्यूज में आ रहा है, इसको तो भूलना ही नहीं है, इसको भी नहीं भूलना है। जिबूटी और यमन के बीच में, यहाँ पे जिबूटी है, इरिट्रिया है, इरिट्रिया और यमन के बीच में यहाँ पर एक और स्ट्रेट पड़ता है, इसका नाम है बाब अल मांदेब। और ये हुथी रिबेल्स कोशिश कर रहे हैं अभी इस समय पर कि इसको भी बंद कर दें, जैसे हॉर्मूज बंद है। सर आपने बोला था। क्या चीज? सर अभी आपने जो लिखा है ये आपने क्या लिखा सर, रिपीट कर दीजिए दोबारा से। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? तो ईरान जो है ना, ईरान जो ले लो, ईरान जो अपनी लड़ाई लड़ता है किसके अगेंस्ट? इसराइल के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट। अब यूएस के यहाँ पर बहुत सारे एलाइज हो गए, जैसे सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यमन है, यूएई है, कुवैत है, जॉर्डन है ना? तो ये सब क्या है? ये सब बहरीन भी है, बहरीन कहाँ है? ये बहरीन है, छोटा सा देश, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब है यूएस एलाइज। यूएस कहता है कि हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, और तुम इसके बदले में क्या दोगे? तुम इसके बदले में जो भी तेल बेच रहे हो, ये सब क्या है? ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है? जितना भी ऑयल बेचोगे वो डॉलर में बेचना, बस। तुम डॉलर में बेचो, तुम्हें सुरक्षा हम देंगे। तो बहरीन के अंदर नेवसेंट, नेवी सेंट्रल कमांड इन्होंने बना रखी है, ठीक है? इसके अलावा कुवैत के अंदर इन्होंने अपनी आर्मी बेसिस बना रखे हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर, ओमान के अंदर, इन सब जगह यहाँ पे क्या है, इनके आर्मी और एयरफोर्स के बेसिस है जगह जगह पर,
ठीक है, इस पूरे एरिया में। तो इनसे लड़ने के लिए ईरान ने क्या किया? ईरान अपनी तरफ से वैसे तो नहीं लड़ सकता था, क्योंकि ईरान के ऊपर पिछले 40 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इकोनॉमिकली तो वो वीक है ही, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया है, उसने अपना एक ऐसा नेटवर्क बनाया है इस पूरे एरिया के अंदर कि उसने यमन के अंदर हूथी रिबेल्स खड़े कर रखे हैं, जो उसके लिए कटने मरने को तैयार हैं। इनको फंड कौन करता है? ईरान। और इनके पास ऐसी कैपेबिलिटी भी है, इनके पास मिसाइल्स भी हैं जो इसराइल पे एनी टाइम हमला कर सकते हैं। फिलहाल ईरान को बैटिंग कौन कौन कर रहा है अभी बताते आ रहे हैं उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हुती रिबेल्स हो गए। इसके अलावा आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा हिमांशी, गाजा। गाजा का नाम सुना है आप लोगों ने? जो नए बच्चे हैं वो बताएं। ईशानी, मार्गदर्शी, हिमांशी और अनुष्का sir. अग्रवाल। गाजा का नाम सुना है आप लोगों ने? सर Yes, नहीं sir. सुना। किसी ने, कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना गाजा का नाम? सर मैंने नहीं सुना। अच्छा, ठीक है, तब थोड़ा सा इतिहास में वापस जाना पड़ेगा। गाजा के अंदर ये इजराइल है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी जगह दिखाई देगी, गाजा स्ट्रिप। ये छोटी सी जगह, इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। इसके अंदर ईरान से सपोर्टेड हमास ग्रुप है। हमास ये क्या करता है? ये इजराइल के अगेंस्ट लड़ने का काम करता है, यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ने का काम करता है, ठीक है। और वहीं पर लेबनान से भी इसको मदद मिलती है, लेबनान के हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह, हूथी, हमास, ये तीन ग्रुप हो गए किसके किसके द्वारा सपोर्टेड? ईरान के द्वारा सपोर्टेड, जो क्या कर रहे हैं? इजराइल के अगेंस्ट लड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। अब एक जमाने में, यानी कि 1948 से पहले, ये जो पूरा आप लोगों को आज इजराइल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे इजराइल नाम का कोई देश नहीं होता था। यहाँ इजराइल नाम का कोई देश नहीं होता था 1948 से पहले। लेकिन अगर हम फार हिस्ट्री में जाएं, तो कभी यहाँ पर ओटोमन एम्पायर का शासन रहा है, कभी यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन रहा है, ठीक है। ओटोमन एम्पायर का शासन जब था तो यहाँ पे यहूदी लोग रहा करते थे, और उनका टेम्पल वन नाम से एक मंदिर हुआ करता था। उन्होंने वो मंदिर तोड़ दिया। वो तोड़ दिया तो उसके बाद फिर इन्होंने टेम्पल 2 बनाया, टेम्पल 2 भी तोड़ दिया, हमला हुआ। तो यहूदी जो थे वो यूरोप में शिफ्ट हो गए एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। मेडिवल भी नहीं, एंशियंट में, ठीक है। ये चले गए यूरोप। अब यहूदी है कौन? यहूदी यानी कि ज्यूज। ज्यूज वो लोग हैं जो हिब्रू बाइबल को मानते हैं। किसको मानते हैं? हिब्रू बाइबल। फिर आप लोगों को पता है जीसस क्राइस्ट हुए। जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करने वाले, वो आप लोगों ने देखा होगा, फोटो ऐसे करके लटका दिया था जीसस क्राइस्ट को। किन्होंने लटका दिया था? यहूदियों ने लटकाया था, ठीक है। और जो यहूदी जीसस क्राइस्ट को लास्ट प्रॉफिट मानने लगे, आखिरी पैगंबर मानने लगे, वो क्रिश्चियन हो गए। और जो आखिरी पैगंबर उनको नहीं मान रहे थे, जीसस क्राइस्ट को नहीं मान रहे थे, वो यहूदी हो गए। फिर उसके बाद अब्राहमिक रिलीजन आया। तो जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट प्रॉफिट मानते हैं, वो इस्लाम हो गए, इस्लामिक हो गए, मुस्लिम, ठीक है। तो हैं ये तीनों एक ही एंसेस्ट्री से, तीनों धर्म एक ही एंसेस्ट्री से आ रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों धर्मों का यहां पर ये जेरूसलम है, जेरूसलम। इस जेरूसलेम नाम के शहर के अंदर इन तीनों के धार्मिक स्थल है। मस्जिद अक्सा है मुस्लिम्स की। इसके अलावा जहां पर क्रूसिफिकेशन हुआ था और फिर रीबर्थ हुआ, ये माना जाता है ना जीसस का तीसरे दिन रीबर्थ हो गया था, तो जहां पर रीबर्थ हुआ था वहां पर उनकी चर्च है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या पुष्पक विमान उड़ रहा था क्या? ठीक है। तो ये सब फोर्स ऑफ
रिलीजन है, इट्स अबव एवरीथिंग, सबसे ऊपर है, भक्ति सबसे ऊपर होती है, उससे बड़ा कोई फोर्स नहीं है। तो मैं उस मामले में कुछ नहीं बोलता, ठीक है। सही है, गलत है, सच है, झूठ है, वो जो भी है यही है, ठीक है। और यहीं से जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो घोड़े पे बैठ के स्वर्ग गए थे, स्वर्ग से फिर अल्लाह से वो उनकी प्रीचिंग से सीख कर फिर वापस आए और यहाँ पर लोगों को सिखाई, ठीक है। तो मस्जिद अक्सा है वो, मस्जिद अक्सा अब नहीं रही, अभी पिछले साल उसको तोड़ दिया इसराइलियों ने, बम बम गिरा दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो यहूदियों से ब्रिटेन ने बोला कि यू हेल्प अस एंड वी विल गिव यू दिस लैंड। और जो मैंने हिब्रू बाइबल बोला ना, इस हिब्रू बाइबल के अंदर इसको प्रोमिस्ड लैंड बोला गया है, प्रोमिस्ड लैंड। यहां पर यूफ्रेटस नदी है, इधर से जाती है यूफ्रेटस नदी, इस यूफ्रेटस नदी और ये सुनाई पेनिनसुला, इस सुनाई पेनिनसुला से यूफ्रेटस नदी तक का एरिया क्या कहलाता है? प्रोमिस्ड लैंड कहलाता है, अकॉर्डिंग टू यहूदी पीपल, ज्यूज, ज्यूज, ठीक है, इजराइलीज, उनके द्वारा, उनके अनुसार क्या है, ये प्रोमिस्ड लैंड है और इसको हमें लेना है कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। सारी लड़ाई उसी की है। फिर उसने बोला, ब्रिटेन ने बोला कि हम तुम्हें बसाएंगे, बेलफोर्ड डेक्लेरेशन कर दिया कि हम तुमको बसाएंगे, उसके लिए एक बेलफोर्ड डेक्लेरेशन किया बकायदा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हालत पस्ता हो गई ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने बोला सॉरी, माफ कर दो, देख लो यूएन कुछ कर सके तो वहां चले जाओ। यूएन ने फिर इनको यहाँ पर बसाना शुरू किया, ठीक है। हालांकि उससे पहले ही ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, इन लोगों को, यहूदियों को यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया था। फिर यूएन ने यूएसए की मदद से इन लोगों को यहाँ पर बसाया, जो शुरुआत में उनको बोलते हैं सेटलर्स, सेटलर्स, फार राइट एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, सबसे पहले उनको बसाया गया ताकि वो जाके लड़ सकें इनसे, यहाँ के अरेबियन पीपल से, अरेबियन लोग से, अरब थे ना यहाँ पे, अरब से लड़ सके। 1948 में देश बन गया इजराइल, और देश बनते ही इजिप्ट, ये रहा इजिप्ट, कायरो, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी, लेबनान, इन सब ने हमला कर दिया। सोचो नया नया देश है, इसे खत्म कर देते हैं। हमला हो गया, लड़ाई हुई, 6 दिन लड़ाई चली, इसको बोलते हैं 6 डेज वॉर, ठीक है। 6 डेज वॉर में क्या हुआ, सुनाई पेनिनसुला तक रशिया ने कब्जा कर लिया, गोलान हाइट्स पे इसराइल ने कब्जा कर लिया, फिर इनके बीच में संधि हो गई और ये जगह वापस कर दी गई है। फिर फिलिस्तीनियों ने हमला किया एक बार और, उसको बोलते हैं योम किपुर वॉर, 1978 में, आई गेस डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, 69 है या 78 है, ठीक है, डेट देख लेना एक बार। योम किपुर वॉर में इसराइल जीत गया, सारे अरब देश मिलके लड़े, तब भी इसराइल जीत गया। फिर इसराइल जीतने के बाद फिर इनके बीच में संधि हो गई, फिर उसके बाद संधि चलती रही, और फिर इनका हुआ अब्राहम अकॉर्ड, लास्ट में सन 2000 के आसपास हुआ अब्राहम अकॉर्ड, और सन 2000 से 2000 नहीं 2020 में हुआ अब्राहम अकॉर्ड। 2020 से लेके 2023 तक वो अब्राहम अकॉर्ड चला, और सबसे शांति का पीरियड था इस एरिया के लिए। 2023 7 सितंबर को हमास ने क्या किया, जेरूसलम पे हमला कर दिया, रॉकेट मारे, 1200 लोग मार दिए इजरायली, और बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया। 600 लोग मार दिए, 1200 लोगों को बंदी बना लिया। अब वो बंदी बना लिया तो इसराइल ने इनको मारना शुरू किया 2023 में, और अभी तक मार रहा है। फिर वो, अब इसराइल ये भी नहीं देख रहा कि जेनोसाइड हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों की छाती पे गोली चल रही है, वो भूख से मर जा रहे हैं, ना खाना जाने दे रहा है, ना पानी जाने दे रहा है इसराइल। तो इसको, इस गाजा स्ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल है ये। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब लड़ने के लिए ईरान इनका सपोर्ट करता है, किसका? फिलिस्तीन का। अब यहां पर तो हमास का राज चलता है। एक और एरिया है वेस्ट बैंक, किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर डिस्कशन आएगा पीएलओ का, फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर जो एक व्यक्ति थे जो उसके हेड बने, यासीर अराफात, और
सबसे पहले एंटीफाडा हुआ, एंटीफाडा 1, फिर पीएलओ बना, फिर उसके बाद एंटीफाडा 2 हुआ और पीएलओ के 2 हिस्से हो गए। पीएलओ डिप्लोमेसी की तरफ चला गया और एंटीफाडा 2 के अंदर जो लोग ये चाहते थे कि डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, वो हमास बन गए। तो एंटीफाडा 2 में जो ये बाइफरकेशन हुआ, एक को मिला वेस्ट बैंक पीएलओ को और एक को मिला गाजा हमास, ठीक है, यहां इनका बंटवारा हो गया, ठीक। लेकिन अभी भी डिप्लोमेटिकली दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि दोनों है तो एक ही कंट्री, फिलिस्तीन, है ना। तो ये इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी है। और अब लड़ने के लिए क्या चल रहा है, अब लड़ने के लिए इतना बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है ईरान ने। केवल ये तो अभी ग्रुप्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने इराक और सीरिया, इसके अंदर से पूरा नेटवर्क बनाया है, इन देशों के अंदर से पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है जो सीधे के सीधे इनको जोड़ता है हिजबुल्लाह और हमास से। पूरा नेटवर्क है बहुत तगड़ा, ठीक है। तो इस नेटवर्क से लड़ना मुश्किल। अब इसका फायदा भी मिलता है ईरान को। क्यों फायदा, कैसे फायदा मिलता है? हर बार ईरान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमला क्या हमास ने किया होगा, मुझे क्या पता, उसने हुथीज ने किया होगा, आई हैव नो क्लू। सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ लेता है ईरान की, मैंने कुछ नहीं किया, हुथीज ने किया है, हिजबुल्लाह ने किया है, हमास ने किया है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और इसका नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि दुनिया भर के अंदर लोग ईरान के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रॉक्सी ग्रुप्स को चलाता है, ठीक है। कई बार जो कंट्रीज हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ईरान का सपोर्ट नहीं करते। जैसे इंडिया ने इस वॉर के अंदर ईरान का बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। हमने एक बार भी यूएस के अटैक को कंडेम नहीं किया, हालांकि हमने ईरान के अटैक को कंडेम करने के लिए जो यूएन का रिजोल्यूशन आया उसके अंदर हम लोग पार्टनर हैं, सिग्नेटरी नहीं है। सिग्नेचर हम कर भी नहीं सकते क्योंकि यूएनएससी के मेंबर ही नहीं है फिलहाल, है ना। फिलहाल यूएनएससी के मेंबर है ही नहीं, तो साइन कर भी नहीं सकते। लेकिन हमने आउटसाइड सपोर्ट दिया उसको, लेकिन हमने कभी भी यूएस के अटैक को कंडेम नहीं किया, ठीक है। तो ये इसके अंदर सारी की सारी बातें हैं। ये आर्टिकल छपा था उसके अंदर भी यही सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो उस आर्टिकल से भी मैंने पॉइंट निकाले थे। ये तो दूसरा, तो देखो, India co-sponsored the draft resolution but did not vote because India is not a Security Council member. यूएनएससी के मेंबर हम लोग नहीं है, इसलिए हमने वोट नहीं किया, लेकिन स्पॉन्सर किया उसको, ठीक है। एक्सेस रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। लेबनान है, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, हमास है फिलिस्तीन के अंदर इस्लामिक जिहाद के लिए, हुथीज है, अंसार अल्लाह भी बोलते हैं हुथीज को, याद रखना, अंसार अल्लाह, ठीक है। और बहुत सारे ग्रुप्स हैं इराक के अंदर और सीरिया के अंदर, एलाइड ग्रुप्स हैं, उनके कोई ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक तो कनेक्शन क्रिएट करते हैं ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में, और उसके अलावा हथियार सप्लाई करने हैं, बहुत सारी चीजें उनके थ्रू वो ईरान करता रहता है। अभी थोड़ा सा समझ में आया? हाँ जी, नए वाले बच्चे बताएंगे। मार्गदर्शी, ईशानी, अनुष्का यस सर। अग्रवाल और हिमांशी कहाँ गई? हिमांशी शर्मा। समझ में आया आपको? हाँ जी। अब देखो ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग क्यों हैं डिलेमा में, क्यों कहा जाता है कि दिस इज डिलेमा फॉर इंडिया, है ना, क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि ईरान भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की ज्योग्राफी देखो, इंडिया की ज्योग्राफी इस तरीके की है कि हम लोगों को ईरान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा। कैसे? हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपना सामान बेचना है दुनिया भर के अंदर। मेन मकसद हर एक देश का यही है कि हम अपना सामान बेच सकें। और सामान बेचने के लिए क्या चाहिए, एक तो ट्रेड डील चाहिए उस देश के साथ जिसको हम बेच रहे हैं, वो भी हो जाएगी। लेकिन वहां तक सामान पहुंचेगा कैसे? बड़ी समस्या है कि वहां तक सामान पहुंचेगा कैसे। तो उसके लिए ट्रेड रूट्स है, ट्रेड रूट से सामान पहुंचेगा। अभी जो हम लोग ट्रेड रूट यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं, अगर हम लोगों को यूरोप के साथ ट्रेड करना है तो हम लोग क्या ट्रेड रूट यूज करते हैं कि यहाँ पर हमारा
पोर्ट के नाम भी याद रखना, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है और सर क्रीक के अंदर पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर क्रीक में कौन सा पोर्ट पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कांडला पोर्ट। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर। तो यहां से हम लोगों को ट्रेड करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले हम लोग जाते हैं गल्फ ऑफ एडन में, अदन की खाड़ी में। ठीक है, इस अदन की खाड़ी में हम लोग ये बाब अल मानदेव नाम का क्या करते हैं, पार करते हैं स्ट्रेट, बाब अल मानदेव। ठीक है, इसको पार किया, यहां आ गए हम लोग किस में, रेड सी में, लाल सागर में। रेड सी से गए सुएज कैनाल पार किए, यहां से सुएज कैनाल। सुएज कैनाल पार करके हम आ गए मेडिटेरेनियन सी में। एक और चोक पॉइंट आएगा, यहां से गए अपन जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट, मोरक्को और पोर्चुगल के बीच में जिब्राल्टर। ठीक है, और यहां से निकल के हम फिर फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, बेलारूस, नॉर्वे, यूके, आयरलैंड, स्कॉटलैंड सबके साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये अभी का एग्जिस्टिंग रूट है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को ट्रेड करना है सेंट्रल एशिया से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी स्थान वाले नेशंस हैं, इनके साथ ट्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और जाने के लिए रास्ता कौन देगा हमको? एक बार पाकिस्तान को हमने बोला था जाने दो, रास्ता दे दो, हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तुम भी यूज कर लेना उस रूट को। पाकिस्तान ने मना कर दिया, तो पाकिस्तान ऑप्शन ही नहीं है। फिर इधर ऊपर जाओ तो चाइना आ जाता है, चाइना भी हमें जाने देता नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, अच्छा उससे पहले चाइना ने इंडिया को एनसर्कल करने के लिए पॉलिसी बनाई हुई है इंडियन ओशन के अंदर, इंडिया को घेरने के लिए। क्या है उस पॉलिसी का नाम? उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, जिबूटी के अंदर पोर्ट बनाया, हरमन टोटा पोर्ट बनाया, बांग्लादेश के अंदर एक नया पोर्ट बना रहा है और पहले से भी एक पोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये इंडिया को एनसर्कल कर रहा है पूरा पूरा, देखो कर रहा है ना। यहां पर भी पोर्ट बनाया हुआ है एक, और भी कई सारे आर्मी बेसिस है, नेवी बेसिस है इसके, चाइना के। इसको काउंटर भी करना है। और यहां से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से एक रोड बनाया जो चाइना जाता है, इसको बोलते हैं सी पैक। फुल फॉर्म बता दो। ऑनलाइन कोई नहीं बताएगा? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पार्ट है बीआरआई का, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर ओल्ड सिल्क रूट, जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना अपन, ओल्ड सिल्क रूट, उसको रिवाइव करना चाहता है चाइना। ठीक है, ठीक है। अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा, तो हमने यहां पे बना दिया क्या, चाबहार पोर्ट। ये चाबहार पोर्ट बनाया और यहां से एक रोड निकाली जो सीधे रशिया जाती है, इसको बोलते हैं INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके अलावा एक रेलवे लाइन जाती है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान पहुंच गए तो तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे हम लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से चले गए, यहाँ पे फिर अजरबैजान पड़ा, बाकू पोर्ट, इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, फिर रशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से गए बेलारूस, पोलैंड, इधर से चले जाओ टर्की होते हुए रोमेनिया, ग्रीस, है ना। तो यूरोप को भी हम लोग कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रेड रूट डेवलप हो सकता है। लेकिन 2018 में यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर और कहा कि ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेगा और कोई ट्रेड नहीं करेगा। हमने कहा भाई साहब, अभी अभी हमने इतने 1000 करोड़ का
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, चाबार पोर्ट बनाया है, चलाने दो। शाहिद बहिश्ती, जो इसके अंदर टर्मिनल इंडिया का बनाया हुआ उसका नाम है शाहिद बहिश्ती पोर्ट। याद रखेंगे, चाबार पोर्ट में इंडिया वाला कौन सा है? शाहिद बहिश्ती, ठीक है। और बंदर अब्बास ईरान का है, शाहिद बहिश्ती हमारा है। तो शाहिद बहिश्ती पोर्ट यूज करने तो हमने बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है यूज कर लो, लेकिन 26 अप्रैल 2026 तक ही यूज करना, उसके बाद यूज मत करना। 26 अप्रैल 2026 निकल गया, और ये निकला भी कैसे? यूएस ईरान वॉर के बीच में। उस समय ना तो हम नेगोशिएट कर पाए और ना ही अभी तक नेगोशिएट हो पाया, क्योंकि अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नेगोशिएशन चल रहा है। पहले वो नेगोशिएशन निपट जाए उनका, फिर हम अपना नेगोशिएशन करें। तो अभी हम लोग इसके ऊपर नेगोशिएट नहीं कर पाए हैं, अभी हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, और बहुत स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि हम इससे ट्रेड ना करें, इस वाले रूट से ट्रेड ना करें। अमेरिका चाहता है कि हम ओमान जाएं, और ओमान से सऊदी अरेबिया जाए, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन होते हुए यहां पहुंच जाए इजराइल, हाइफा पोर्ट। यहाँ पे ओमान के 2-3 पोर्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगा बाद में, ठीक है। हाइफा पोर्ट से फिर हम यहाँ से ग्रीस जाएं, और ग्रीस से फिर पूरे यूरोप में ट्रेड करें। इसको बोलते हैं आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट, वेरी गुड, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये वेस्ट के द्वारा सपोर्टेड है, ठीक है। यूरोप भी चाहता है कि ये वाला रूट बने, तो रूट कौन सा बनेगा इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है देशों के आपस में, ठीक है। क्योंकि रूट का जिसके पास कंट्रोल होगा, सप्लाई चेन का जिसके पास कंट्रोल होगा, वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रखेगा। जैसे अभी चाइना का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है सेमीकंडक्टर के रॉ मटेरियल के ऊपर, फैब्रिकेशन के ऊपर नहीं है। फैब्रिकेशन यूरोप करता है, अमेरिका करता है, लेकिन रॉ मटेरियल तो चाइना ही देता है। नीदरलैंड्स, वेरी गुड, नीदरलैंड्स के अंदर होता है सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, सबसे अच्छी मैन्युफैक्चरिंग जो है चिप फैब्रिकेशन की, वो नीदरलैंड्स करता है, ठीक है। नीदरलैंड ने अपनी मशीन दी हुई है और देशों को भी, तो वो मशीन, उस मशीन के बिना हाई एंड चिप फैब्रिकेशन हो ही नहीं सकता। और चाइना के ऊपर स्पेसिफिकली क्या लगा हुआ है? बैन लगा हुआ है कि वो मशीन चाइना नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जियो पॉलिटिक्स चलती रहती है। अभी थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आई दिमाग में? ठीक है। और बाकी ऐसा है कि अगर मतलब पूरी तरीके से हमने इन डेप्थ तो डिस्कशन नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी दिन हम लोग पूरा हिस्ट्री से लेके ईरान की जो बेसिक हिस्ट्री है, मतलब उतनी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे जैसे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि ये कंफ्लिक्ट क्यों है, इस कंफ्लिक्ट का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम ना तो उसका कारण जान सकते और ना ही उसका सॉल्यूशन बता सकते, ठीक है। तो हिस्ट्री बहुत जरूरी है। एक चाइना ने ग्रीन वॉल बनाई थी, कब? चाइना ने एक ग्रीन वॉल बनाई थी 1978 में, और 2050 तक इस ग्रीन वॉल को बनाए रखने का इसका प्लान है। कहां पर बनाई थी? तो चाइना का जो नॉर्दर्न प्रोविंस हम लोग देखते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन 3 प्रोविंसेस में उसने पूरा का पूरा एक ग्रीन वॉल बनाई, जिससे डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, ठीक है। यानी कि डेजर्ट आगे ना बढ़े। इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ सैंड, डेजर्टिफिकेशन केवल रेत का मूवमेंट नहीं है कि रेत आगे बढ़ जाएगी और रेत आगे कब्जा कर लेगी तो उसको डेजर्टिफिकेशन बोलेंगे। अगर किसी एरिया के अंदर बारिश कम हो रही है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि इवेपोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन, वहां पर इकोलॉजिकल लॉस हो रहा है, वहां पर जो पेड़ पौधे हैं उनको लॉस हो रहा है, एग्रीकल्चरल लॉस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डेजर्ट। जो एरिड, सेमी एरिड रीजन्स हैं उनको भी डेजर्ट बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है जो डेजर्ट सुनते ही हमारे दिमाग में एक परिकल्पना आती है कि बहुत बड़ा सा कैक्टस होगा और रेत ही रेत होगी, तो जरूरी नहीं है डेजर्ट हमेशा वैसा दिखे। डेफिनेशन के हिसाब से
डेजर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, और ये किसने बताया? यूएनसीसीडी ने। यूएनसीसीडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूएनसीसीडी अर्थ समिट के अंदर जो तीन कौन कौन से कन्वेंशन हुए थे अर्थ समिट के अंदर, बता दो चलो आज। एक तो बताओ, एक तो मैंने बता दिया यूएनसीसीडी, बाकी एक तो बताओ। अभी बताऊंगा तो माथा पकड़ लोगे सब के सब की, अरे कितनी बार पढ़ा है इसको। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। ठीक है, तो ये तीन कन्वेंशन अर्थ समिट के टाइम पे 1972 में हुए थे। उसके अंदर डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन आई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हम भी ग्रीन वॉल बनाना चाहते हैं, हमारा प्लान है ग्रीन वॉल बनाने का बाय 2030 अरावली के लिए, ताकि डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। इसके अलावा जो सहेल रीजन है ना, सहेल रीजन कौन सा है? सहेल रीजन ये वाला है, उसको बोलते हैं सहेल रीजन। आजा, ऊपर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, और इस सहारा डेजर्ट के जो ये साउथ वाले कंट्रीज हैं उसको बोलते हैं सहेल रीजन। क्या बोलते हैं? सहेल। तो यहां पर भी एक बहुत बड़ी ग्रीन वॉल बनाई जा रही है अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, ताकि डेजर्ट जो है वो और ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो चाइना अफ्रीका अफ्रीकन यूनियन बना 2007 में इन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने 1978 में लॉन्च किया था। तो इनके सक्सेस को देख के, और अभी हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल कहा जा रहा है इसको, कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कह रहे हैं कि अभी तक तो चल रहा है लेकिन लंबे समय तक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा उसके ऊपर शक है, क्योंकि पानी की जरूरत और उसके रख रखाव की देख रेख की जरूरत। 1978 से कर रहा है चाइना, तो अभी भी कर ही लेगा मेरे हिसाब से। 2050 तक का प्लान है इसका, है ना। इनका 2030 में खत्म हो जाएगा अफ्रीका वालों का। और इंडिया का भी क्या है? इंडिया का भी थार डेजर्ट के एडजॉइनिंग जो अरावली रेंज है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 2023 है हमारा, तो 2023 में हमने लॉन्च किया था। और 26 मिलियन हेक्टेयर को हम लोग क्या करेंगे, जो डिग्रेडेड लैंड है 2030 तक क्या करेंगे, उसको एफॉरेस्टेशन करेंगे उसका। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 21.76 मिलियन हेक्टेयर क्या होगी, हैड बीन ब्रॉट अंडर रेस्टोरेशन एफर्ट्स। 21.76 मिलियन हेक्टेयर को हम क्या ला चुके हैं, अंडर एफर्ट लेके आ चुके हैं। अंडर एफर्ट है, ऐसा नहीं है कि एफॉरेस्टेशन हो गया, अभी एफर्ट्स जारी है। ठीक है, तो इसके अंदर यही कह रहे हैं कि इंडिया को कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, जैसे कि नेटिव प्लांट्स को हम ज्यादा लगाएं जिससे कि वो रेजिलिएंट हो, और क्लाइमेट जो वहाँ का क्लाइमेट है उसको क्या कर पाए, अडेप्ट कर पाए इजीली। तो वो वाले हम लोगों को प्लांट्स ज्यादा लगाने चाहिए। एक ये न्यूज में पता नहीं क्यों नहीं छप रहा है, मैं 2-3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ कि छपे, नहीं छप रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। क्या कह रहे हैं, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, आईआईपी देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जब इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रोडक्शन हुआ, कौन बताएगा? आईआईपी बताएगा। कोर इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हुआ, कौन बताएगा? इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, आईसीआई बताएगा। इन्फ्लेशन होलसेल लेवल पे कितना बढ़ा, डब्ल्यूपीआई बताएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर लेवल पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और प्रोड्यूसर लेवल पे पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्सेस आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। जुडिशरी में इन टर्म्स के अंदर से एक शॉर्ट नोट हर साल आता है, हर साल आता है, और इसको हम लोग हर महीने पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ही सीपीआई आएगा तो हम सीपीआई पढ़ेंगे, जैसे ही डब्ल्यूपीआई आएगा हम लोग डब्ल्यूपीआई पढ़ेंगे, पीपीआई आएगा पीपीआई पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसको कैसे कंट्रोल करती है, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, कैसे बनती है, उसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी मैंने आपको 8-10 क्वेश्चन लगातार बताए ना। आप ये मत सोचना कि ये सब ये बता तो दिए सर ने, अब ये याद कैसे होंगे, और सर को तो याद हो गए, हमें कैसे याद होंगे, तो आपको भी याद हो जाएंगे। जैसे जैसे ये सारे इंडेक्सेस गवर्नमेंट रिलीज करेगी,
जिस दिन रिलीज करेगी उस दिन वो याद हो जाएगा, ये बात तय है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो पहला ट्रायल ये ट्रायल फेज में अभी बाय द वे, तो 14 जुलाई 2026 को पहली बार इसको रिलीज किया गया, है ना। तो ये क्या बताएगा, ये सर्विस सेक्टर का बताएगा कि सर्विस सेक्टर में जैसे पीपीआई क्या बताता है, प्रोडक्शन में, यानी कि उसके प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ हुई, ये क्या बताएगा कि सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, सर्विस सेक्टर के अंदर कितना इन्फ्लेशन आया, वो सारी चीजें पता चलेंगी। द इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन मेजर्स शॉर्ट टर्म चेंजेस, मंथली आता है ये सारा डेटा, शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द रियल आउटपुट of the service sector. It can broadly be understood as service sector equivalent to IIP in the index of industrial production. याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन रिलीज करता है, मॉस्पी रिलीज करेगा एनएसओ के द्वारा। मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। और इसका बेस ईयर रखा गया 2024-25, यानी कि बेस ईयर का क्या मतलब होता है, बेस ईयर का मतलब होता है कि उस बेस ईयर वाले ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, अगर हम डब्ल्यूपीआई की बात करें तो डब्ल्यूपीआई में जितना प्रोडक्शन हुआ, सीपीआई की बात करें तो कंज्यूमर लेवल पे जितना प्राइस रहा, है ना। तो वो सब बेस ईयर के हिसाब से उसको क्या मान लेते हैं, उस साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको 100 मान लेते हैं, 100 प्रोडक्शन हुआ, परसेंटेज वाइज पर निकल जाता है आगे, ठीक है। मंथली निकलेगा, 19 सब सेक्टर्स को कवर करता है, 60% सर्विसेज को कवर करेगा। हालांकि इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत ये है, डब्ल्यूपीआई और इसके बीच में डिफरेंस पूछेंगे तो वो आप लोग बता सकते हो ना, डब्ल्यूपीआई में गुड्स है, इसके अंदर सर्विसेज है, ठीक है। और देखो अभी निकला तो एकोमोडेशन एंड फूड का 37% इन्फ्लेशन निकल रहा है सर्विस सेक्टर में, और रिटेल का 30%, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का 28%, रियल एस्टेट के अंदर 27%, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर 22% इन्फ्लेशन है ये सर्विस सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अप्रैल 2026 की हाईलाइट्स है। हालांकि ये डेटा आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि रटो आप इस डेटा को, ठीक है, रटना नहीं है, बस हल्का सा ट्रेंड पता रहना चाहिए। एयर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 13.9% से, और रेलवे 0.4% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, यानी कि घटा है, माइनस में गया है, ठीक है। बस इसके अंदर यही है, आप लोगों को यही देखना है कि वॉल्यूम वाइज, और इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म अगर लिखने के लिए आता है तो ये लिख सकते हैं कि ये सारे जो इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर है, जहां पर अभी तक रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं है, ईपीएफओ नहीं मिल रहा है लोगों को, और वो रजिस्टर्ड नहीं है वर्कर की तरह, तो उनका डेटा तो आ ही नहीं रहा। और इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे मजदूर हो गए, मैं वकील हो गए, इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। तो वकील इनफॉर्मल में नहीं आते, फॉर्मल में आते हैं, ठीक है। वैसे मजाक कर रहा था, हालांकि मजदूरी तो वैसे ही मिलती है ना, अब मजाक समझ रहे हो, तो मजदूरी मिलती है वकील को शाम को, डेली दिहाड़ी, ठीक है। तो मजदूरी कमाने जाते हैं कोर्ट में मेहनत करने, ऐसा नहीं है, मजाक की बात है सारी, ठीक है। बहुत बढ़िया कमाई भी करते हैं लोग, हर तरह का वकील है। अब तुम अपने अंदर कैसी क्वालिटी डेवलप करते हो वो तुम्हारे ऊपर है, और हर तरह का वकील है, 1 करोड़ फीस लेने वाला भी है, 1,000 फीस ना ले पाने वाला भी है, जो 1,000 भी नहीं ले पा रहा है, और वो भी है जो 1 करोड़ ले रहा है। तो स्काई इज द लिमिट, स्काई इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। एक ही आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, इसको पढ़ लेना, ठीक है, अच्छा आर्टिकल है। और इसी तरीके का आर्टिकल आपके क्लैट के एग्जाम्स में आते हैं, एकदम क्लैट वर्दी आर्टिकल बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि इसके अंदर इमोशंस भी है, इसके अंदर पॉक्सो भी है, इसके अंदर पर्सनल डेटा का भी टच आ रहा है, तो इसके अंदर हर चीज है, पूरा क्लैट का पैकेज है ये आर्टिकल, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, जितने भी बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से पढ़ना। इसके अंदर कोई भी टर्म समझ में ना आए, कोई भी चीज समझ में ना आए, इसके अंदर स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप की बात की है, और स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप में जब हम ये देखते हैं कि आज के जमाने में क्या हो गया है, टीचर टीचर नहीं रह गया, टीचर परफॉर्मर बन चुका है। वो क्या कर रहा है,
क्लास में आके परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए, है ना, और उसके अंदर किसी बच्चे को पकड़ के वो क्या कर दे रहा है, ह्यूमिलिएट भी कर दे रहा है। अच्छा तुझे ये भी नहीं आता, आजा बेटे, उसको सामने बुलाया और उसको अच्छे से ह्यूमिलिएट कर दिया। उसका तो यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट हो गया साहब का, टीचर का, है ना। इसलिए आप लोग देखते होगे जो यूट्यूब पे वीडियो डलती हैं, आप लोगों के सबके नाम जब भी मैं आप लोगों के नाम लेता हूं वहां पे कट लगा होता है, आपका नाम कभी यूट्यूब पे नहीं जाता, क्योंकि आपका प्राइवेसी है ना, आपकी प्राइवेसी है। और अगर मैं डाल दूंगा तो क्या होगा, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा होगा नहीं बता पाए, ह्यूमिलिएशन है। अब वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो गया, अभी तो क्लासरूम में है, और क्लासरूम में तो कोई बात नहीं, है ना। इस चक्कर में अच्छा इस चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, और उनके पर्सनल स्पेस को, बच्चों के पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहे हैं, रात को मैसेजेस कर दे रहे हैं टीचर्स, है ना, पर्सनल मैसेज कर दे रहे हैं। एक तो हो गया ग्रुप पे मैसेज आ रहा है इन्फॉर्मेशन का कि भाई कल क्लास नहीं होंगी, है ना, ग्रुप पे जो मैसेज आ रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन पर्सनल मैसेजेस कर दे रहे हैं। फिर वो पर्सनल मैसेजेस बाद में जाके एविडेंस की तरह पॉक्सो के केसेस में यूज हो रहे हैं, तो वो बड़ी खतरनाक चीज है। और स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप को बहुत ही फ्रेजाइल बताया गया इसके अंदर, कि बहुत ही फ्रेजाइल है आज के जमाने में। क्यों? एक तरफ तो ये खतरा, और दूसरी तरफ ये खतरा कि अगर स्टूडेंट को डांट दिया तो वो दूसरी कोचिंग में चला जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन कौन पढ़ा रहा है, सब कोचिंग वाले ही डाल रहे हैं ना, कोई स्कूल का टीचर थोड़ी डाल रहा है ऑनलाइन वीडियो, सब जो कोचिंग चला रहे हैं, क्योंकि हमें भी कोचिंग को भी अपना धंधा चलाना है, कोचिंग को भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट चाहिए, हर एक कोचिंग को चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं छूता नहीं हूँ उससे, मुझे भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, है ना। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, इसको पढ़ना जरूर, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एकदम क्लैट में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, जिसके अंदर मोरल, जिसके अंदर एथिक्स, जिसके अंदर लॉ का क्या हो, कन्वर्जेंस हो। यहाँ पे तीनों चीजें कन्वर्ज हो रही हैं इस आर्टिकल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल है, पढ़ना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो इस आर्टिकल में तो बताना मेरे को, ठीक है।